नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज हम आपको खबर देंगे कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में भारत का मिशन 11 पूरा हुआ है। लेकिन साथ ही इस मुलाकात के बहाने बांग्लादेश में चल रही डर्टी पॉलिटिक्स की खबर भी लेंगे। तो खबरों की खबर में हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से। ट्रंप की मुलाकात के दौरान जब बांग्लादेश का सवाल उठा तो ट्रंप ने क्यों कहा कि इसे प्रधानमंत्री मोदी संभाल लेंगे। इस खबर का पूरा विश्लेषण आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको मुंबई के एक बैंक की खबर भी दिखाएंगे जहां ग्राहकों के साथ बड़ा धोखा हुआ है और इस सवाल का जवाब भी टटोलेंगे कि क्यों बैंक बड़े आराम से आपके साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं। हम आपको ग्वालियर में हुई एक और बड़ी घटना की ओर लिए चलेंगे जहां पे एक अपहरण केस के बारे में बताएंगे। 6 साल का मासूम शिवाय सही सलामत घर तो आ गया, लेकिन अपहरण की घटनाएं थमेंगी कैसे, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इस खबर का हम विश्लेषण करेंगे। और चौथी खबर जिसके आज हमारा फोकस होगा वो होगा वैलेंटाइंस डे के मौके पर कि कैसे लव के लिए ऐप का इस्तेमाल होता है और फिर बदले में धोखा मिलता है। हमारी विशेष सीरीज का हिस्सा लव ऐप और धोखा। लेकिन दुनिया धोखे से नहीं, विश्वास से चलती है। भारत और अमेरिका के बीच उसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में मिशन 11 कह लीजिए, मिशन 11 कह लीजिए, क्या है और बांग्लादेश को भारत के लिए ट्रंप ने आईना दिखा दिया, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए कि 5 साल बाद हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री कितनी शानदार दिखी। भावों की दुनिया में ऐसी भंगिमाएं दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की मजबूत बॉन्डिंग की झलक दिखाती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठने के लिए जिस तरह कुर्सी खुद पीछे की और जब वो उठे फिर से कुर्सी को पीछे किया, ये बर्ताव दिल को छू लेने वाला रहा। फिर राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना तो सोने पर सुहागा कर गया। A great leader. ये दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की ही नहीं बल्कि बड़ी मुद्दत के बाद दो दोस्तों की भी मुलाकात थी। प्रोटोकॉल के बंधनों के बीच भी रिश्ते कैसे औपचारिकताओं से परे होते हैं, उसकी ये बानगी है। 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात की यादों को तोहफे में ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले 4 साल के कार्यकाल पर एक किताब आवर जर्नी टुगेदर को ऑटोग्राफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े अदब के साथ भेंट की। इस किताब में हाउडी मोदी की यादें समाई हैं। इस किताब में उन सारे आयोजनों की कहानी है जिनमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप साथ रहे, और उस आखिरी मुलाकात का भी जिक्र है जिसमें ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप वाले जलसे में शामिल हुए। वैलेंटाइन डे को तोहफे में मिली किताब में वो तस्वीरें भी हैं जब मोहब्बत की निशानी ताजमहल के सामने ट्रंप ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ प्यार भरी तस्वीरें खिंचवाई थीं। समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन उसकी यादें दिल की गहराइयों में बैठी रहती हैं। उस एहसास को पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप महसूस करते रहे। You've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. उन यादों को समेटकर उसके मीठे एहसास के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूँ, सीखता आया हूँ कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीद के मुताबिक ही जो डील करने गए थे वो डील करके हिंदुस्तान के लिए निकल गए। लेकिन भारत और अमेरिका के लिए खुशियों की बात यही है कि दोनों नेता एक दूसरे की दिल से इज्जत करते हैं। वॉशिंगटन डीसी से विकास भदौरिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो ये दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की जो मुलाकात थी जब से ट्रंप ने शपथ ली है, उसके बाद ये चौथे किसी विदेशी मेहमान से मिले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट को लेकर जो तमाम अटकलें लग रही थी पास्ट में कि उनको स्वेरिंग इन के लिए नहीं बुलाया, इनॉग्रेशन के लिए नहीं बुलाया, उन तमाम अटकलों से, उन तमाम चीज़ों से आज चीज़ें बदल गई होंगी, क्योंकि अब सिर्फ 4 लोगों से अब तक राष्ट्रपति ट्रंप मिले हैं शुरुआत के 3 हफ्तों में, उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री भी हैं। अब हम आपको उन 11 मसलों के बारे में बताएंगे जिनका समाधान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में ढूंढा गया है। सबसे पहले 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा अब जल्द ही भारत लाया जाएगा। उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी ट्रंप प्रशासन ने आज दे दी है और बाकायदा इसका औपचारिक तौर पर ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। उसी तरह इस्लामिक आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भी दोनों देश तैयार हो गए हैं। रही बात रक्षा की, तो भारत से अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान के सौदे पर आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि इस साल से भारत को सैन्य बिक्री अरबों डॉलर में बढ़ जाएगी और यही अमेरिका चाहता भी है कि भारत सबसे बड़ी तादाद में अगर किसी से सैन्य उपकरण खरीद रहा है तो वो देश अमेरिका हो, रूस नहीं। भारत और अमेरिका के ने यह भी आज तय किया कि दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पर साझा काम करेंगे। दोनों लोग, चाहे ट्रंप हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों AI को आम जनमानस के विकास के लिए, मदद के लिए इस्तेमाल की पैरवी करते आए हैं। वहीं पूरे कारोबार को, यानी द्विपक्षीय कारोबार को अगले 5 सालों में 500 अरब डॉलर का तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 2030 तक का लक्ष्य आज दोनों ने तय किया कि इसको 500 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। साथ ही अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा को कम करने पर भी सहमति बनी है। अभी जो भी व्यापार होता है दोनों मुल्कों के बीच में, उसमें भारत नुकसान में है, लेकिन कोशिश होती है कि दोनों को इस घाटे को कम किया जाए। न्यूक्लियर एनर्जी पर भी दोनों देश काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की दिशा में भी सहयोग पर दोनों देशों में बात चल रही है। भारत के लिए कच्चा तेल सप्लाई का एक चैनल अमेरिका भी बन सकता है, इस दिशा में भी बात आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच बड़ी बात यह रही कि बांग्लादेश के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के रुख से साफ है कि मोहम्मद यूनुस की गड़बड़ियां चलने नहीं वाली हैं। कारोबार की बात हमने अभी की थी, तो उसको ज्यादा विस्तार देने के लिए भारत अमेरिका में 2 नए महावाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है, एक लॉस एंजलिस में और दूसरा बॉस्टन में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के अमल के लिए भारत की पहल बहुत मायने रखती है। चाहे अमेरिका से कारोबार बढ़ाना हो या रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की स्थापना हो, भारत का रुख बहुत बेबाकी से ट्रंप के साथ पीएम मोदी ने रखा है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी करीब 36 घंटे अमेरिका में रहे और इन 36 घंटों में बहुत से अचीवमेंट्स
दोनों मुल्कों ने हासिल किए हैं। और एक और बड़ी घटना घटी है बांग्लादेश को लेकर इस मुलाकात के दौरान। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार तो बन गई, लेकिन उसके साथ ही बांग्लादेश में तबाही का एक दौर भी शुरू हुआ था। बांग्लादेश पाकिस्तान की कठपुतली बन गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होने लगी। बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार होने लगा। लेकिन पीएम मोदी के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश को तो पीएम मोदी ही संभालेंगे। क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को फंसा दिया है? क्या यूनुस के कारण बांग्लादेश तबाही की तरफ बढ़ रहा है? क्या शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर मोहम्मद यूनुस नाहक भारत पर दबाव बनाते हैं? क्या बांग्लादेश के मामले में अमेरिका का दखल है? क्या अमेरिका में बाइडेन सरकार की शह पर बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश रची गई? ये सारे सवाल घुमा फिराकर एक ही सवाल के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश हुए, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीडिया से रूबरू हुए थे। Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह बांग्लादेश के सवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ा है, उससे लगता है कि एशियाई देशों में ट्रंप को सबसे ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश में बाइडेन की तरह ट्रंप अपना हाथ नहीं जलाना चाहते। फिर ये भी दिखता है कि ट्रंप बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाए जाने के पक्षधर नहीं है। उनके बयान से ये भी साफ है कि वो एशियाई देशों के हालात को बेहतर करने की उम्मीद भारत से करते हैं, न कि चीन से। यानी चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है। पिछले साल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा था। उसके बाद से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार है, जिसके भारत के साथ संबंध काफी खराब हो चुके हैं। अब ट्रंप के रुख से साफ है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार की गलत हरकतों का वो समर्थन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बांग्लादेश में हाल की घटनाओं और भारत द्वारा स्थिति को देखने के संबंध में अपने विचार और वास्तव में अपनी चिंताएं साझा की। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में स्थिति भी उस दिशा में आगे बढ़ेगी जहां हम उनके साथ रचनात्मक और स्थिर तरीके से संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति के बारे में चिंताएं हैं और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उन विचारों को साझा किया। मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की बागडोर आने के बाद आलम यह है कि वहां हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश भारत विरोधी रुख अख्तियार कर चुका है। जिस बांग्लादेश की मुक्ति भारत के प्रयासों से हुई, वही बांग्लादेश अपना शोषण करने वाले पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। जिस शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, आज सरेआम उनके घर और उनकी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस की हुकूमत कट्टरपंथी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और भारत पर लगातार वैश्विक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। यहाँ तक कि मोहम्मद यूनुस सारा कामधाम छोड़कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की फैक्ट फाइंडिंग टीम से ये जांच करवाने में जुट गए हैं कि शेख हसीना की सरकार के वक्त बांग्लादेश में विरोधियों पर जुल्म हो रहा था, और वो टीम यही काम करती दिख भी रही है। Among our key findings, there are reasonable grounds to believe हमारे प्रमुख निष्कर्षों में ये मानने के उचित आधार हैं कि पूर्व सरकार के अधिकारियों, उसके सुरक्षा और खुफिया तंत्र ने पूर्व सत्तारूढ़ दल से जुड़े हिंसक तत्वों के साथ मिलकर गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकारों का उल्लंघन किया।
इनमें सैकड़ों गैर न्यायिक हत्याएं, व्यापक मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत और बच्चों सहित यातना और दुर्व्यवहार, साथ ही लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है, as well as gender-based violence. The world's oldest democracy. वैसे ट्रंप के बयान ने सारा माहौल बदल दिया है। बांग्लादेश को लेकर ट्रंप पहले भी काफी सख्ती दिखा चुके हैं Today, the Prime Minister और अब ट्रंप के रुख से साफ है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अब अगर भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे तो उनकी ये चाल बांग्लादेश के लिए काफी महंगी पड़ सकती है। वॉशिंगटन डीसी से विकास भदौरिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात अगली खबर की, जिसमें आज मुंबई और मुंबई के आसपास रहने वाले बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और उनमें एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा हो गई। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की अलग अलग ब्रांच पर आज सुबह से लोगों की लंबी लाइन लग रही है। इस बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके बाद ग्राहक अपने जमा खाते की चिंता में बैंक पहुंच गए। सबको लगने लगा कि उन्होंने जो जमा पूंजी रखी है इस बैंक में वो डूब रही है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक कस्टमर इस बैंक से केवल 5 लाख रुपए ही इस वक्त निकाल सकते हैं। साहब बिल्डर ने पैसा दिया था हमको, वो पैसा मैं बैंक में रखा था, हम बेघर हो गए। अब जो मेडिकल का इमरजेंसी है, फीस भरने का इमरजेंसी है। उम्मीद और बेबसी के बीच झूलते चेहरे। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा किए थे तो कोई अपनी बीमारी के इलाज के लिए इस बैंक पर निर्भर था। लेकिन आज लग रहा है कि मेहनत की कमाई पर अपना ही हक नहीं रहा। रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। बैंक अब नए लोन को जारी नहीं कर सकता। बैंक पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता। ग्राहक इस बैंक में नया फिक्स डिपॉजिट या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे। एक ग्राहक 5 लाख तक ही पैसे अपने खाते से निकाल सकता है। ये प्रतिबंध फिलहाल 6 महीने के लिए लागू किए गए हैं। 13 फरवरी 2025 से लगाई गई पाबंदी के मुताबिक आरबीआई ने साफ किया है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, लेकिन ये सख्ती फिलहाल लागू रहेगी। अभी किसी को समझो मेडिकल का इमरजेंसी है, फीस भरने का इमरजेंसी है और जो सेविंग में पैसा पड़ा है, एफडी में पड़ा है, तो उसका क्या होगा? आरबीआई क्या एक्शन लेने वाली है इस बारे में? आरबीआई को ये सब चीज़ देखना चाहिए कि आरबीआई क्या करती है कि लोगों का इतना पैसा है और बैंक वो पैसा किसको दे रहे हैं, किसी को कुछ बताते नहीं है और आम आदमी का पैसा इतना डूब जाएगा। तो ये तो आरबीआई का रोल है। सर अभी तो क्या है, इतना परेशान हो गए ले, मैं भी हो गया, वो मेरा अकाउंट है, लोग भी हो गए। अभी घर में जो है इसके ऊपर ये सब दारोमदार है, खर्चा है, लड़की का फीस है, ये है वो है। अभी हम लोग सोच रहे हैं अभी आगे क्या करने का। क्या करेंगे सर, प्राइवेट बैंकों का भरोसा ही खत्म हो गया। प्राइवेट बैंकों का भरोसा ही खत्म हो गया ना। मुंबई में इस बैंक के सभी 32 शाखाओं के बाहर यही हाल है। बेबसी, इंतजार और अनिश्चितता। कब से खड़े हैं आप? सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से अब तक? हाँ। इतने घंटे हो गए हैं, बैंक द्वारा क्या कहा जा रहा है? बैंक वाले लोकर ऑपरेट करने दे रहे। सेविंग बैंक का वो लोग अभी कुछ नोटिस लगा दिया, 6 महीने बाद पैसा मिलेगा। कितने 6 महीने बाद नोटिस लगा हुआ है। और आपका खाता कितने समय से था? मेरा 4-5 साल से है। तो ऐसी कभी इरेगुलरिटी पहले देखने मिली थी आपको? नहीं, नेवर। ये एकाएक इस प्रकार की स्थिति आई? ये तो आरबीआई को मालूम, उन्होंने ढूंढना चाहिए कैसा क्यों गफला हो रहा है। आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कदम क्यों उठाया? दरअसल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लगातार घाटा हो रहा था और वित्त वर्ष 2023-24 में इसका नुकसान 22.78 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में भी बैंक को 30.75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, बैंक की कुल पूंजी भी 1330 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च 2024 तक 1175 करोड़ रुपए रह गई थी। बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण ग्राहकों के सामने कोई जोखिम न हो, इसलिए ये कदम उठाया गया है। कितने साल पुराना आपका यहाँ पर अकाउंट? 40 साल पुराना अकाउंट है। करीब 40 साल पुराना ये बैंक? 40 साल पुराना। ठीक है, और तब से आपका सेविंग्स अकाउंट है? मेरा करंट अकाउंट भी सेविंग दोनों है। दोनों अकाउंट। कितने पैसे आपके फंसे हुए हैं? अभी मेरे पास कम से कम 4 लाख रुपए फंसे हुए हैं। और किन स्थिति से आप गुजर रहे हैं? अभी मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा जानती है। क्या करूँ बोलोगी, बताइए आप।
तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? कम से कम हमारा पैसा जल्दी से जल्दी मिले हमको वापस। किसी और बैंक में आपका खाता है? और मैं कोई नहीं है, मेरा तो इसी मेरे नज़दीक है तो मैंने इधर ही खोला था। आपके भरोसे का यही बैंक था? भरोसे का बैंक यही है। तो आप कोऑपरेटिव बैंक में भरोसा कर पाएंगे? अभी जिंदगी में नहीं कर पाऊँ। साहब बिल्डर ने पैसा दिया था हमको, वो पैसा मैं बैंक में रखा था, अभी मिल रहा नहीं हमको, अब कैसा करेगा, हम बेघर हो गए अभी। तो आपने सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पे पैसा रखा था? हाँ। कितना पैसा था आपका? अभी बिल्डर ने दिया था 2.5-3 लाख रुपए दिया था। आरबीआई को भी अपने अंडर लेना जरूरी था, क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो है जो बच सके वो अकाउंट में बचा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम तुमको 3 महीने के 6 महीने के अंदर आपका अगर 5 लाख तक अगर आपका है सेविंग्स तो वो रिटर्न करेंगे। 90 दिनों के भीतर सभी खाता धारकों के पैसे लौटा दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन बैंक द्वारा सभी खाता धारकों को दिया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर ये दिलासा पूरा कब होगा। 1330 करोड़ की धनराशि में से बैंक के पास महज 1175 करोड़ के कैश रिजर्व्स ही बचे हैं। ऐसे में क्या हर एक ग्राहक को उसके पैसे मिलेंगे या फिर कुछ को नुकसान भी भुगतना होगा, ये समय बताएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन दिग्विजय के साथ अभिषेक अवस्थी और सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उम्मीद करनी चाहिए ग्राहकों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और ये खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुवार को दिन दहाड़े 6 साल के एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया। पुलिस बच्चे की लोकेशन तक पहुंच गई, लेकिन जिन बदमाशों ने बच्चे को अगवा किया था वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। संतोष की बात यह कि बच्चा अब अपने परिवार के साथ है। आज पूरे दिन इस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी गई, वायरल हुई। आप भी देखिए पूरा मामला क्या है और बच्चे ने कैसे पूरी कहानी बताई। ऐसा लग रहा था कि ये छोड़ेंगे नहीं, कहीं पे और पैक करके ले जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि छोड़ेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था कि मुझे पैक करके चले जाएंगे। मम्मी और पापा की याद आ रही थी। 6 साल का शिवाय जब आप बीती सुना रहा था, उसके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहे थे। शुक्र है शिवाय सही सलामत अपने घर में है। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। गुरुवार को सामने आए इस वीडियो ने सनसनी मचा दी। ग्वालियर की सीपी कॉलोनी में बदमाश एक महिला की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके हाथों से बच्चे को छीन कर ले गए। महिला वहीं गिर पड़ी। एक बदमाश ने बाइक स्टार्ट कर रखी थी, दूसरा बच्चे को लेकर बाइक पर पीछे बैठा और दोनों फरार हो गए। सुबह मैं रोज की तरह इसको लेके जा रही थी और एक हाथ में बैग था, एक हाथ से इसका हाथ पकड़े हुए था। तो कोई पीछे से आया, मैं अपनी गली निकली हूँ, बस 2 कदम आगे चली हूँ, पीछे से आके किसी ने मेरे आंखों पे ऐसे ऐसे हाथ किया। मैंने कहा कौन है कौन है, उसने एकदम से मिर्ची डाली बहुत सारी और बैग पे गिर गई बहुत सारी मिर्ची, मेरी आंखों में चली गई। फिर मैं एकदम से ऐसे किया और इसको उसने जबरदस्ती दोनों हाथों से पकड़ के और अपनी गाड़ी पे फेंका। मैं उसके पीछे भागी तो मैं 2 बार गिरी, ये मेरे हाथों में निशान है, मैं गिरी, पैरों में भी लग गई मेरे। फिर मैं उसके पीछे पीछे चिल्लाती हुई गई, रुक रुक मेरा बच्चा मेरा बच्चा। वो गाड़ी पे बिठा के इसको लेके चले गए। अपहरण के लगभग 14 घंटे बाद गुरुवार रात पुलिस शिवाय को मुरैना जिले में एक खंडहर से सुरक्षित ले आई, लेकिन शहर में दिन दहाड़े हुए वारदात ने व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। आनन फानन में मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड और मुरैना पुलिस की टीमों ने नाकेबंदी की। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस मुरैना तक पहुंच गई। नाकेबंदी के बाद बदमाशों को भागने का मौका नहीं मिला। रात होते ही बदमाश बच्चे को काजी बसई गांव के बाहर एक खंडहर में छोड़कर भाग निकले। बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिवाय सकुशल घर लौट आया तो ढोल बजे, आतिशबाजी हुई, फूल बरसाए गए। मां देर तक कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए रही। सब लोगों ने, सब पूरे प्रशासन ने, सब लोगों ने बहुत बहुत मदद की है मेरी। आज उनकी मदद से ये सब संभव हुआ है, वरना मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल पाता। सब लोगों की मदद से, सब लोगों का धन्यवाद है, मीडिया का, प्रशासन का, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी कोशिशों ने आज मेरा बच्चा मेरे हाथ में आएगा। हमने शिवाय से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। तो मुझे रस्सी से बंद कर दिया था, तो मुझे रास्ते में भूख तो लगी, उनके घर पे रात तक मुझे भूख तो लगी, पर मैंने
कुछ ही नहीं खाया उसके घर पे, क्योंकि मुझे लगा ये जहर खिला देगा। फिर इन्हें रात होते ही मुझे कंबल में ढक कर सोते हुए मुझे फेंक गए कहीं पे। किसी का दरवाजा मैंने बजाया था, तो दरवाजा बजाकर किसी उन घर पे किसी अपने कहीं पे ले गए थे, किसी और के घर पे। अंकल ने मुझे बात करवा दी, उनका नंबर उनने ढूंढ लिया था, तो उन्हें बात करवा दी थी। फिर रास्ते में ट्राई की और ओके भी की और फिर घर पे भी की। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि ये छोड़ेंगे नहीं, करके और पैक कर चले जाएंगे। मम्मियों की और पापा की याद आ रही थी। इतनी बड़ी घटना के बाद एक 6 साल के बच्चे से आप बीती पूछना आसान नहीं था, क्योंकि उसका जवाब सुनना माँ बाप की तकलीफ को बढ़ाने जैसा था। बावजूद इसके लिए हमारे लिए जानकारी जरूरी है, क्योंकि खबर दिखाने का एक मकसद जागरूकता भी है। बच्चा तो मिल गया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। बहुत ही संवेदनशील घटना है। अभी तो बच्चा सकुशल बरामद हुआ है। इसके पीछे कौन आरोपी हैं, किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, पूरी तह तक जाएंगे। और ये बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में अक्सर खबर आती है कि हाथी बेकाबू हो जाते हैं और इंसान मारे जाते हैं। पिछले 5 साल में ऐसी घटनाओं में 2853 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ताज़ा घटना केरल में हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें केरल के कोझिकोड की हैं। एक मंदिर में उत्सव के दौरान 2 हाथी ऐसे भड़के कि चीख पुकार मच गई। हाथियों का कोहराम थमा तो पता चला 3 लोगों की मौत हो गई और 36 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जो 3 लोग मारे गए वो तीनों बुजुर्ग थे, इनमें 2 महिलाएं हैं। यह है केरल और ये रहा समंदर के किनारे कोझिकोड। इसी कोझिकोड जिले में कोयलैंडी म्युनिसिपैलिटी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो यहाँ के मानकुलंगरा मंदिर की है। गुरुवार शाम यहाँ 5 दिनों तक चलने वाले एक उत्सव के दौरान हाथियों का जुलूस निकाला जा रहा था। तस्वीरों में आपको 2 हाथी दिख रहे हैं। उनमें एक का नाम है पीताम्बरन और दूसरे का गोकुल। आप सुन सकते हैं यहाँ पटाखे की आवाज भी आ रही है। कहा जा रहा है कि पटाखों की आवाज सुनते ही हाथी भड़क उठे। हाथियों ने मंदिर समिति के कार्यालय को तहस नहस कर दिया। इसी टक्कर में ऑफिस की दीवार गिर गई। वहां खड़े कई लोग दीवार के नीचे दब गए। दरअसल पटाखे की आवाज सुनकर हाथी भड़के तो उन्हें काबू में करने में लगभग 2 घंटे लग गए। तस्वीरों में देखिए, दोनों हाथियों पर सवार महावत हाथियों को काबू करने और खुद को बचाने में लगे हुए हैं। हाथी मतवाले होकर जिस ओर रुख कर रहे हैं, उधर भागम भाग और चीख पुकार मच रही है। इस घटना ने एक बार फिर मंदिरों में उत्सवों के दौरान लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। आज वैलेंटाइंस डे है। इस मौके पर हम आपके लिए एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। मकसद ये कि डिजिटल प्यार में आपके साथ कोई हादसा ना हो। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट, लव ऐप और धोखा। हेलो। आज वैलेंटाइन डे है, यानी प्यार जताने का खास दिन। प्यार मतलब भरोसा, लेकिन अगर आपका भरोसा पहली ही मुलाकात में टूट जाए तो क्या होगा? हम आपको इसलिए वैलेंटाइन डे के दिन सचेत कर रहे हैं उस खतरे के बारे में जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। मिलिए दिल्ली में रहने वाले शिवम से। शिवम पेशे से आईटी इंजीनियर है।
समलैंगिक हैं। बीते साल 3 दिसंबर को इनकी दोस्ती टिंडर ऐप पर अंकित नाम के लड़के से हुई। अंकित ने टिंडर डेटिंग ऐप पर अच्छा खासा प्रोफाइल बनाया हुआ था। दोस्ती आगे बढ़ी और फिर ठीक 1 महीने बाद 3 जनवरी को शिवम अंकित से मिलने पहुंच गया। और फिर क्या हुआ सुनिए। वहाँ पर मैं गया, उसने ताला खोला, अंदर हम गए तो मतलब थी आपस में बातचीत, तो बस बैठे ही थे और ही वाज फोर्सिंग कि अनड्रेस हो जाऊँ मैं, तो ही सक्सेसफुल उसने कर भी दिया। और जैसे ही ये हुआ ऐसे ही 4 गुंडे वहाँ घुस गए और वो मुझे मारने लगे, पीटने लगे और ह्यूमिलेट करने लगे, गालियाँ देने लगे। तो आई वॉज फुली डिस्टर्ब्ड कि क्या हुआ अचानक से। आई वॉज सरप्राइज, शॉकिंग। और उसके बाद जो हुआ वो भयावह था। देखिए, आज इंसान धीरे धीरे अकेला होता जा रहा है और उस अकेलेपन का काट निकालने के लिए ऑनलाइन नई दोस्तियां, नए रिश्ते ढूंढ रहा है। यही कारणवश है कि ऑनलाइन डेटिंग इकोसिस्टम और ऐप्स, डेटिंग ऐप्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित होते जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप तो इमोशनली एक नए पार्टनर, एक नए दोस्त को ढूंढ रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स आपकी जो ये वल्नरेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं और आपको साइबर क्राइम का शिकार बना रहे हैं। बदलते वक्त के साथ अब प्यार और इजहार के तरीके भी बदले। ये डिजिटल रोमांस का दौर है। आजकल डेटिंग ऐप्स युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल अपराधी ठगी, ब्लैकमेलिंग और शोषण के लिए कर रहे हैं? इसीलिए सावधान रहिए। जब हम ये ऐप के थ्रू मिलते हैं तो हम वीडियो कॉल वगैरह करके देखते हैं, कुछ उनके इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह सर्च करके देखते हैं। तो ऐसे करके मैं मिला, काफ़ी सावधानी रखी। हालांकि एक बार ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ पहले कभी हुआ था, 1-2 साल पहले। मैं ऐसे किसी के साथ ड्रिफ्ट ले ली थी, लेकिन उस समय हरी कृपा से मैं छूट गया। उन्होंने मुझको तरस खा के छोड़ा। लेकिन वेरिफिकेशन का तो आप किसी पर ट्रस्ट ही कर सकते हैं, और फिर भी किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। और मानिए आप एक जने से मिलने गए, 8 गुंडे आ जाएं, तो उस समय आप क्या करेंगे? कोई आपके साथ हमने हथियार लेके खड़ा हो। तमाम साइबर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर आप डेटिंग ऐप्स के जरिए प्यार की तलाश कर रहे हैं तो किसी से मिलने से पहले 100 बार सोचें, लगातार उसके बारे में जानकारी करें और जब ये पुख्ता हो जाए कि वो शख्स सही है तभी उससे मुलाकात करें। इसके साथ ही ऐप में उस प्रोफाइल का वेरिफिकेशन भी कई बार करें। जो देखते हैं, सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। अब वो समय आ गया है कि हम अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करें। हर वो जानकारी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको तब तक विश्वास ना करें जब तक हम उसकी सत्यता या उसकी ऑथेंटिसिटी को, वेरासिटी को हम पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट ना कर सकें। दूसरी बात, ऑनलाइन रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, थोड़े से सावधानी बरत लीजिए। यहाँ पर बहुत से फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट तौर पर अपने ऑनलाइन फ्रेंड की तफ्तीश ना कर पाएँ, तब तक आगे रिलेशनशिप ना बढ़ाएं। कोशिश करें सर्च इंजन के माध्यम से उनके बारे में जानें, लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में जानें। एक्चुअल वर्ल्ड जो तफ्तीश होती है वो करनी ज़रूरी है। कॉमन सेंस अक्सर हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो भावनाओं के दरिया में बह जाते हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन रिलेशनशिप अगर आपने करनी है तो आपने रिलेशनशिप दिमाग से करनी है, दिल से नहीं करनी है। शिवम को नग्न अवस्था में एक कमरे में 7 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। मेरे को फिर बेड से उतार कर नीचे ज़मीन में गिरा दिया और कोई लात से, कोई बेल्ट से इतने बुरे ढंग से वो टॉर्चर करने लगे, मारने लगे। एक क्रिमिनल ने मेरा गला दबा दिया और फिर मुझे इस तरीके से अपने जीवन को बचाने के लिए मैंने जस्ट पैटर्न खोल के दे दिया कि मैंने कहा मैं खोलता हूँ, रुको। और मैंने जैसे खोला तो उन्होंने मुझे छोड़ा। उसके बाद वो मेरा मोबाइल लेके मुझे कमरे में ताला बंद करके बाहर से लगा के, 2 क्रिमिनल मेरे साथ थे 18-19 साल के,
और वो सब मेरे मोबाइल से यूपीआई के जरिए बाद में पता चला कि उन्होंने मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी। शिवम के अकाउंट से करीब 1.25 लाख रुपए निकाल लिए गए और उसे 100 रुपए देकर रात करीब 2:30 बजे छोड़ दिया गया। आरोपी उसके मोबाइल से 8-9 लाख रुपए का लोन लेने की फिराक में थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर इन्होंने 3 प्रोडक्ट्स की शॉपिंग भी करी एजियो पे, और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप 50,000 कैश दो और 5 मिनट में जाओ। और फिर मैंने कहा मेरे पास तो कोई भी नहीं है कैश, 1 रुपये भी। फिर इन्होंने 20,000 मांगे आधा घंटे के बाद। इन्होंने मेरे मोबाइल से मतलब अपने मोबाइल में सारा सिम लगा के मेरा फेस को इन्होंने आधार से वो भी किया, बायोमेट्रिक एक तरह से फेस ऑथेंटिकेशन यूज़ किया लोन लेने के लिए। दे वर ट्राइंग कि 8-10 लाख का लोन मेरे नाम से आ जाए। डेटिंग ऐप्स पर निजी लोगों के अलावा कई ऐसे संगठित गिरोह हैं जो प्यार के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इन गैंग्स में फर्जी वकील होते हैं, फर्जी पत्रकार होते हैं और फर्जी पुलिस होती है। एक बार अगर कोई इनके चंगुल में फंस जाए तो ये जीना दुश्वार कर देते हैं। पुलिस ने जब इस गैंग के लोगों को पकड़ा तो पता चला कि ये एक संगठित गैंग है जो डेटिंग ऐप पर ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसाता है। और गैंग के सरगना का नाम अंकित नहीं बल्कि भारत कश्यप है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हुए हैं जिसमें डेटिंग ऐप पे उसको बुला लेते हैं दोस्ती करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, और बाद में पता चलता है कि ये गिरोह था जो उसको लूटने या एक्सटॉर्शन के लिए था। तो इस केस में भी ये द्वारका से लड़का भाग गया ये कह के कि दोस्ती करेंगे और बाकी चीज़ें, लेकिन बाद में जैसे उन्होंने कपड़े वगैरह उतारे तो उसी समय ये 3-4 लड़के आ गए और उसको कहने लगे, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो उसमें दोनों तरह की चीज़ें होती है, एक्सटॉर्शन भी हो जाता है, रॉबरी भी हो जाती है। अगर वो डर के अपना सब कुछ पैसा वगैरह दे दे तो एक्सटॉर्शन हो गया, और वरना उसको लूट लेते हैं अगर वो रजिस्ट करता है। इनमें से एक लड़का जो अक्यूज्ड में से पिछले साल भी इसी डिस्ट्रिक्ट में गोकुलपुर थाने में एक केस हुआ जिसमें उसने सेम मॉडस ऑपरेंडी की थी और फिर बाद में बेल पे छूट के आके दोबारा किया। इसीलिए हमने इस बार इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सेक्शन लगाए ताकि ये जल्दी से इनको बेल ना मिले और इस तरह के लोग जो बार बार लोगों को डेटिंग ऐप से लूट रहे हैं वो जेल के अंदर हैं। पुलिस के मुताबिक डेटिंग ऐप के जरिए कई तरीकों से लोगों को फंसाया जाता है। रेप का आरोप लगाकर, किसी रेस्टोरेंट में खाने का लाखों का बिल बनवाकर, अश्लील वीडियो बनाकर, अगवा कर पैसे की डिमांड करना या हनी ट्रैप कर पैसे मांगना। ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में शर्म और समाज की वजह से पीड़ित सामने ही नहीं आते और न ही उन्हें डेटिंग ऐप चलाने वालों से कोई मदद मिल पाती है। पीड़ित शिवम ने लोगों को जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम पर टिंडर एंड ग्राइंडर नाम से एक पेज भी बनाया जिसमें उसकी तरह कई पीड़ित जुड़े हैं। इस पेज के जरिए शिवम लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि वो डेटिंग ऐप पर ऐसे अपराधियों के झांसे में न आने पाएं। मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है। मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसे विक्टिम्स हैं घबराएं ना, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो भगवान ना करे किसी के साथ हो, तो फिर कम से कम अपनी स्टोरी शेयर करें और मतलब पुलिस थाने में जब तक एफआईआर ना हो आप वहाँ से उठें ना, 100 नंबर पे कॉल करें। तो टिंडर ग्रिंडर विक्टिम के नाम से एक बनाया है ताकि जो इस तरह के विक्टिम हमारे हो जाते हैं शिकार, तो वो इस चीज़ को रिपोर्ट करें ताकि क्रिमिनल्स इसका मिसयूज़ ना करें, फ़ायदा ना उठाएं। भारत में जो अधिकतर डेटिंग ऐप हैं उनको चलाने वाले विदेश में हैं, इसीलिए ऐप चलाने वालों की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। हालांकि तमाम जो विक्टिम्स हैं वो लगातार इन ऐप्स को मेल भी करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है। कानून बहुत स्पष्ट है। ये जो ऐप चलाते हैं ये लोग इंटरमीडियरी की परिभाषा में आते हैं। सेक्शन 2(1)W भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कानून उन्हें कहता है कि अगर आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, सावधानी बरतेंगे, कानून के प्रावधानों का पालन करेंगे, तब आपकी जिम्मेवारी नहीं होगी।
लेकिन अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तब आपकी पूरी जिम्मेवारी होगी और आपको एज अ को-अक्यूज्ड भी आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अधिकांश केसेस में हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म अक्सर पल्ला झाड़ देते हैं। उनको बहुत अच्छा एक आर्ग्यूमेंट मिला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने सेक्शन 79 IT एक्ट को अपहोल्ड किया। वो एक गलत मिथ्या देते हैं कि साहब हमको तो संपूर्ण सुरक्षा कवच मिल रखा है और हमारी लायबिलिटी नहीं है। भारत में इंटरनेट पर ये 8 से ज्यादा डेटिंग ऐप, इनमें सबसे ज्यादा यूजर्स बम्बल, टिंडर और ग्राइंडर के हैं। एक आंकड़े पर नजर डालें तो भारत में 3.6% लोग अभी डेटिंग ऐप का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में डेटिंग ऐप्स का प्रयोग 293% बढ़ा है। साल 2021 में भारत में डेटिंग ऐप का मार्केट साइज 45 करोड़ मिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 78 करोड़ मिलियन डॉलर का हो गया है। 2027 में ये मार्केट 397 करोड़ मिलियन का हो सकता है, यानी पूरी दुनिया में हम नंबर 2 पर होंगे। 2023 में भारत में 8.2 करोड़ लोगों ने डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया, जो 2027 तक करीब 12 करोड़ हो जाएगा। अभी हम दुनिया में डेटिंग ऐप के इस्तेमाल में 5वें नंबर पर हैं। साफ है कि इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ खतरा भी बढ़ेगा। दोनों बार जो ये ऐप था, ये टिंडर ऐप था, जिसमें ये गे बन के और इस तरह से किया। लेकिन हमने देखा है कि जैसे जीवनसाथी.com या इस तरह के जो है, उसमें लोग झांसा देते हैं और ये लूट लेते हैं, ये बोल के कि भाई बहुत अच्छे ओहदे पे है, बहुत अच्छा वो उसका प्रोफाइल है, जबकि होता कुछ उल्टा ही है। तो इसमें मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि इन ऐप्स पे जब भी आप दोस्ती करें, जब भी किसी से मिलने जाएं, तो पहले ठोक बजा लें और अवॉइड करें कि किसी अनजान आदमी पे या व्यक्ति पे भरोसा करके उसमें जान तक का भी खतरा हो जाता है कभी कभी। नॉर्मल ऐप्स पर भी आप एक बार अपना रिलेशनशिप बनाएंगे तो जब फिजिकल वर्ल्ड में मीटिंग आती है तो वो मीटिंग अक्सर एक जाल होती है, जहाँ पर आपको मीटिंग के लिए तो बुलाया जाएगा, आप अपने दोस्त, अपने संगनी के साथ मिलने जा रहे हैं, पता लगता है वहाँ कोई और बंदा इंतज़ार कर रहा है आपको किडनैप करने के लिए, आपको विवश करने के लिए, ताकि एक बार आपको आपकी फ्रीडम से वंचित कर दिया जाए तो उसके इवज़ में पैसे दिए जा सके। और चौथी महत्वपूर्ण बात, आज यूज़र्स भी अपना डेटा जानबूझ के गलत दे रहे हैं। तो ये नए प्रकार के केसेस आए हैं। प्यार और दोस्ती के नाम पर फंसाए जाने के बाद लोगों का उबरना आसान नहीं होता। उन्हें आर्थिक चोट तो लगती ही है, मानसिक चोट भी लगती है। हाल ही में दिल्ली के लक्ष्मी नगर और गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसमें लड़कियां फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कों को किसी रेस्टोरेंट में बुलाती थी और फिर वहां रेस्टोरेंट मालिक की मिलीभगत से खाने का लाखों का बिल बनाकर पीड़ितों से पैसे वसूले जाते थे। ये पूरा एक सिंडिकेट था। आजकल ये लोग जो काम करते हैं वो नॉर्मल कॉलिंग नहीं करते हैं विक्टिम, जो ये क्रिमिनल्स हैं, ये इंस्टाग्राम कॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, इनके जेल से निकलने की स्टोरी, इनसे गिरफ्तार होने की स्टोरी, ये इस चीज़ को हीरो के रूप में पेश करते हैं और मतलब और भी बच्चों लोगों को इनको मिसगाइड करते हैं और इनको कमाने की फुर्सत नहीं, केवल ये क्राइम की में शौक रखते हैं। बहुत ही बुरा हाल है। पुलिस को इस चीज़ की जानकारी है फिर भी कुछ काम नहीं करती। ऐसे हज़ारों बच्चे मैंने देखे कि इस तरह से मतलब कर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल ने एक्स पर पोस्ट कर डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करने के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा है। ये भी कहा गया है कि अगर आप इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपने किसी सांसद को भाषण देते हुए तो कई बार सुना होगा, लेकिन गाना गाते बहुत कम ही सुना होगा। तो अब सुनिए एक सांसद महोदय के सुर में विवाह का ये गीत।
ये वायरल वीडियो बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी का है, जब एक शादी समारोह के दौरान सांसद महोदय ने अपने गीत से समा बांध दिया और पारंपरिक विवाह गीत गुड़सोंठ का लड्डू गाकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। ये वीडियो 8 फरवरी का है, जब यूपी के देवरिया में मनीष मणि त्रिपाठी का बहुभोज था, लेकिन व्यस्त होने की वजह से वो इस शादी समारोह में नहीं पहुंच पाए थे। तब उन्होंने पारंपरिक विवाह गीत को अपने अंदाज में पेश किया। मनीष मणि त्रिपाठी अपने लिए सांसद जी के इस गाए गीत से बेहद खुश हैं। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।